हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव में जनन वाला जो चैप्टर है हमारा 12th क्लास का एनसीईआरटी का वो पढ़ रहे थे। और हालांकि वो हमारा चल ही रहा है, पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो क्लियर कर दिए हमने। लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पढ़ी थी। और निषेचन आपको पता है कि किसे कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, आपस में संयोजित होते हैं तो उससे जो है द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो निषेचन की क्रिया हमने पढ़ ली थी कि कैसे स्पर्म आता है फेलोपियन ट्यूब तक और कैसे जो ओवम है वो ओवम आता है फेलोपियन ट्यूब तक। और उसके एम्पुला रीजन के अंदर मैंने पहले भी बताया था, जैसा कि जिसके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, किसी में एम्पुला रीजन लिखा हुआ तो एम्पुला कर सकते हैं, किसी में एम्पुला एंड इस्थमस दोनों के संधि स्थल पर, है ना, अगर जंक्शन पॉइंट पर लिख रखा है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं तो वो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी में देखकर कर सकते हो, वरना आप एम्पुला भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम एम्पुला को मानकर चलेंगे। तो एम्पुला रीजन जो है वहाँ पर जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, वहाँ पर ओवम आता है। और मैंने ये आपको ये भी बताया था कि एक्चुअल में ओवम नहीं आता है। ओवम की जो ओवम होता है उस टाइम जब रिलीज़ होता है, अंडाशय से जब रिलीज़ होता है तो वो ओवम नहीं होता है ना। हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि ये गर्भाशय है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ठीक है, ये इसकी फेलोपियन ट्यूब है, ये फिमरी है, यहाँ पर भी फेलोपियन ट्यूब, ये फिमरी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में ये फिमरी जैसी बनी नहीं है, मैं फिर से बना देती हूँ एक बार। अब वैसे भी आप समझ गए ना कि कौन सी स्ट्रक्चर है, तो मुझे साफ इतना नहीं लगता कि ऐसा ज़रूरी है बनाना वापस। ये क्या हो गए, अंडाशय हो गए। तो अंडाशय से, अच्छा, यहाँ से जो थोड़ा चौड़ा भाग होता है उसे हम कहते हैं एम्पुला, एंड ये इस्थमस है, ठीक है, ये इन्फंडिबुलम है, ये फिमरी है। तो यहाँ से जो रिलीज़ होता है इसके अंदर, ये ओवेरी है और ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल होती है। एंड ग्राफियन फॉलिकल से जो निकलता है, जो स्ट्रक्चर निकलती है, एक्चुअल में वो ओवम नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक कहते हैं। तो ये जो बाहर निकलता है ना, यहाँ पर आता है, इसे हम कहते हैं द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte। तो इस सेकेंडरी oocyte को कैच कौन करता है, फिमरी कैच करती है। इस सेकेंडरी oocyte को कौन कैच करेगा, यहाँ से फिमरी कैच करेगी। एंड फिमरी कैच करके ये कहाँ लेके आ जाएगी, फेलोपियन नलिका के अंदर, ठीक है। और इस द्वितीयक अंडक के चारों ओर आपको पता है कि जोना पेलुसिडा भी होती है एंड कोरोना रेडिएटा भी होती है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आ जाता है, जैसे मान लीजिए एम्पुलर रीजन में आ गया। और इधर से जो है आपको पता है कौन आते हैं, स्पर्म गति करते हुए आते हैं यहाँ से स्पर्म, और उनकी संख्या कितनी होती है, 200 से 300 मिलियन। तो 200 से 300 मिलियन अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है ना। तो इनमें से केवल और केवल 200, बस ज़्यादा से ज़्यादा 200 ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि आधे तो है वो इसी फीमेल की जो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है यहाँ पर नष्ट कर दिए जाएंगे, कुछ आधे इधर चले जाएंगे। इनको पता थोड़ी है कि नहीं सभी को इधर ही जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, उसमें से कितने, 200 यहाँ तक जाएंगे। और उनमें से भी केवल एक शुक्राणु जो है उसको निषेचित कर पाएगा। अब मैं बताने में तो पूरी संरचना वापस बता दूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि कैसे इस पे ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं, कैसे वो उनको पहचानते हैं, कैसे उस झिल्ली का यानी जोना पेलुसिडा का विध्रुवीकरण होता है ताकि बाहर का कोई भी शुक्राणु जो है उसके अंदर एंटर ना कर पाए। फिर आपको पता है कि शुक्राणु का जो केंद्रक होता है, ये शुक्राणु है, ठीक है, और ये अंडाणु है। अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक जब ये इसमें एंटर करता है तो ये दोनों जो हैं आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। और फिर जो नई संरचना बनेगी वो बनेगी युग्मनज, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और ये हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ लिया था। एंड आई होप कि आपने वापस घर पे भी इसको रिवाइज किया होगा, घर पे भी आपने इसको पढ़ा होगा और एनसीईआरटी से भी पढ़ी होगी चीज़ें कुछ, और समझ में आ गया होगा। और जिस बच्चे ने भी वो क्लास नहीं लगाई है, आप प्लीज़ वो क्लास फिर से देखें एक बार ज़रूर, ठीक है। जिसने नहीं देखी है तो वो वापस देखें, उसको एक बार देखें, और जिसने देख रखी है और फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वापस देखें,
कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। चलो अब हम पढ़ रहे हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, निषेचन की प्रक्रिया तो हो गई। निषेचन हो जाता है, उसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, निषेचन हो गया, नर युग्मक मादा युग्मक बन गया, मिल गया, ठीक है, मिल गया। अब कुछ नई संरचनाएं बनेगी और उन नई संरचनाओं को हमें कहाँ पर ले जाना है, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर जो नई संरचना बनेगी, क्योंकि अब बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, तो मैं अभी नई संरचना का नाम नहीं बता सकती आपको कि कौन सी नई संरचना होती है। आप खुद सीखोगे धीरे धीरे कि हमने किस तरह से कैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है और कौन कौन सी नई संरचनाएं बनती जाती है। तो वो जो नई संरचना बनेगी उसे हमें किस में डालना है, एंडोमेट्रियम के अंदर। आपको याद तो होगा ही कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो सबसे आंतरिक परत होती है, किसकी, गर्भाशय की, है ना। गर्भाशय जो होता है, देखो एक बार वापस समझो इस चीज़ को। मुझे पता है कि आप लोगों को आती है ये चीज़ें, बट मुझे फिर भी थोड़ा बताने में मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्या पता कोई बच्चा नया हो और उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि ये हो क्या रहा है, कौन सी एंडोमेट्रियम है। तो आपको ये पता है कि जो सबसे बाहर वाली, जो यहाँ पर सबसे बाहर की जो परत होती है इसकी, या भित्ति होती है, इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। इसे क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख लेती हूँ, ये हो गई इसकी पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर यहाँ पर बीच में जो इसकी भित्ति होती है, इस भित्ति को हम क्या कहते हैं, जो मैंने ग्रीन के अंदर बनाई है, ब्लू वाली तो पेरीमेट्रियम और ग्रीन वाली को हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है, जो कि हर महीने चेंज होती रहती है, हर महीने नई बनती है, हर महीने टूटती है ना। और ये हमने किस में पढ़ लिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ लिया है कि क्यों टूटती है और क्यों नई बनती है, ठीक है। तो ये वाली जो सबसे अंदर वाली जो परत है, जो कि मैंने रेड कलर में बनाई है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो गई थी। निषेचन के बाद में जो संरचना बनेगी वो धीरे धीरे करके फेलोपियन ट्यूब से होती हुई, जैसे एम्पुला में थी तो एम्पुला से आएगी इस्थमस में, इस्थमस से होती हुई वो कहाँ आ जाएगी, गर्भाशय के अंदर, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये नई संरचना आई है इसको हमें किस में डालना है या किस में रोपित करना है, किस में रोपित करना है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ये एंडोमेट्रियम जो है यहाँ से क्या होती है, टूटती है और ये संरचना जो है इसके अंदर अंतःस्थापित हो जाती है और एंडोमेट्रियम जो है इसके चारों ओर फिर से यहाँ पर ये बन जाती है। तो जो नई संरचना बनी है ना, उसको हमें एंडोमेट्रियम के अंदर डालना है, इसके अंदर रोपित करना है। आज ये वाली पूरी प्रोसेस पढ़नी है हमें, ठीक है। इस क्रिया को कहा जाता है अंतररोपण। क्या कहा जाता है, अंतररोपण। रोपण कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर। किसका, जो युग्मनज बनेगा, युग्मनज से जो आगे नई संरचना बनेगी, ठीक है ना, उसको हमें इसमें अंतररोपित करना है। इम्प्लांटेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे क्या कहेंगे, इसको इम्प्लांटेशन कहेंगे, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, अंतररोपण कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे ये अंतररोपण होता है, क्या क्रियाएं होती है इसके अंदर। ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत ही इजी सा टॉपिक है और फालतू की बातें नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन फिर भी आप लोग कुछ जो है नहीं मानते हैं, जो यहाँ पर फालतू की चैटिंग करने आ जाते हैं और दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो ना करे कृपया करके, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, ये मान लीजिए कि ओवम है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए कि अंडाणु है, ठीक है, और इधर से कौन आता है, शुक्राणु आता है, ये शुक्राणु आता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, शुक्राणु। मैं हर चीज़ का नाम लिखती जाऊंगी साथ में, है ना, और आप चाहो तो आप भी लिखते जाओ। ये शुक्राणु है और ये जो है ये कौन है, अंडाणु है, अंडाणु है। दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं।
तो मिलने को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन। यानी यहाँ पर क्या कौन सी क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है, या निषेचन को ही हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है और एक नई संरचना का निर्माण होता है, एक नई संरचना का निर्माण होता है। इस नई संरचना के निर्माण में क्या क्या चीजें आती है, देखो शुक्राणु के अंदर कितने गुणसूत्र थे, 23। अंडाणु के अंदर जो केंद्रक था उसमें कितने गुणसूत्र थे, 23। दोनों के गुणसूत्र यानी कि दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं, तो इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, टोटल 46 गुणसूत्र होंगे। 46 कैसे हुए, समझ में आई बात। शुक्राणु के केंद्रक के अंदर 23 गुणसूत्र, अंडाणु के केंद्रक के अंदर 23 गुणसूत्र, 23 दोनों, क्योंकि दोनों के केंद्रक मिलते हैं तो 23 और 23 दोनों मिले तो कितने गुणसूत्र हुए, 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब जो ये नई संरचना बनी है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आपको याद तो होगा ही कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था तो सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक नॉन सेलुलर परत थी जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, जोना पेलुसिडा। एंड जोना पेलुसिडा के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स की यानी कणिकामय परत एक और थी जिसे अपन ने कहा था कोरोना रेडिएटा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कोरोना रेडिएटा जो है वो तो नष्ट हो चुकी है, कोरोना रेडिएटा तो फेलोपियन ट्यूब में ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, बट ये जो युग्मनज बनता है ना, युग्मनज, ठीक है ना, इसके चारों ओर युग्मनज के चारों ओर एक जो झिल्ली है, जो नॉन सेलुलर झिल्ली है जिसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ये नॉन सेलुलर जो झिल्ली है ये फिर भी यहाँ पर बनी रहती है, इसके अंदर अभी तक बनी हुई है। नॉन सेलुलर जो झिल्ली है जोना पेलुसिडा वो नष्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ये नष्ट कब होगी मैं आगे बताऊंगी, अभी इसको नष्ट नहीं करना है, इस जोना पेलुसिडा को बनाए रखना है। तो ये क्या है, ये जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा है। ठीक है, और अब ये जो नई संरचना बनी है इसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे, जाइगोट। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, जाइगोट। देखो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, यानी मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन से जो नई संरचना बनती है उसे युग्मनज कहा जाता है या इसे ही जाइगोट कहा जाता है। इस जाइगोट के अंदर क्या क्या संरचना है, एक तो दोनों का केंद्रक जो मिला, अच्छा दोनों का केंद्रक मिलकर एक हो जाता है, एक केंद्रक शुक्राणु का एक केंद्रक अंडाणु का, दोनों मिले लेकिन केंद्रक हो जाएगा केवल एक और कोशिका भी एक बन जाएगी। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी कोशिका है। तो अब अच्छा एक बात बताओ कि शुक्राणु का जो केंद्रक था वो अंडाणु के अंदर गया था, शुक्राणु का केंद्रक गया था अंडाणु के अंदर, बाकी जो उसका शीर्ष भाग है, उसकी जो पूंछ वाला भाग है वो तो सब बाहर रह गया था। तो शुक्राणु का केवल केंद्रक गया था अंडाणु के पास में। तो अंडाणु की जो संरचना थी उसके अंदर आप समझ सकते हो कि अंडाणु की संरचना के बाहर जो है वो जोना पेलुसिडा की कवरिंग होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जोना पेलुसिडा की कवरिंग रहेगी। ठीक है ना, और इसके अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक दो केंद्रकों से मिलकर बना है, एक तो शुक्राणु और अंडाणु का केंद्रक दोनों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर गुणसूत्र जो होंगे वो 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो गई और बाहर जो है वो जोना पेलुसिडा की कवरिंग है। यहाँ तक समझ में आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो युग्मनज है ये एक प्रकार की पूर्ण शक्त कोशिका है। कैसी है, पूर्ण शक्त कोशिका, इसी को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, तो मैं लिखना चाहूँ तो इसको ये लिख सकती हूँ कि इसी को हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल। अब टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा टोटीपोटेंट या पूर्ण शक्त कोशिका। तो टोटीपोटेंट या पूर्ण शक्त कोशिका का मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिका जो विभाजन करके एक पूरे के पूरे जीव को डेवलप कर सकती है, एक पूरे जीव का, एक पूरे सजीव के शरीर का निर्माण कर सकती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण शक्ति या टोटीपोटेंट सेल। आ रही बात समझ में। ऐसी कोशिका जो विभाजन करके, कोशिका तो केवल एक है लेकिन वो विभाजन करके
पूरे एक शरीर का निर्माण कर सकती है, पूरे शरीर यानी पूरे एक जीव के शरीर का निर्माण करती है, पूरे एक जीव का निर्माण कर सकती है, उसे हम कहते हैं टोटिपोटेंट या पूर्ण शक्त कोशिका। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, अब युग्मनज तो बन गया, युग्मनज है केवल एक कोशिका, युग्मनज क्या है, केवल एक कोशिका है। ठीक है। और ये जो कोशिका है क्या, अच्छा एक सवाल मैं और पूछती हूँ आपसे, ये तो एक कोशिका है, लेकिन हमारा जो शरीर होता है, चाहे एक बच्चे का शरीर हो, चाहे एक बड़े का शरीर हो, किसी का भी, ठीक है, अपने शरीर की बात कर रहे हैं, क्या हमारे शरीर में केवल एक कोशिका होती है? क्या हम एक कोशिकीय जीव हैं? बिल्कुल नहीं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर तो केवल एक कोशिका ही बनी है, अभी तक तो केवल एक ही कोशिका बनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इस कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करवाना है, तब जाके एक नया जीव बनेगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं का निर्माण करवाना है, तब जाके एक नया बेबी बनेगा। तो अब इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। इस कोशिका में क्या होना चाहिए? विभाजन। जब विभाजन होगा तभी तो बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी। ठीक है। तो एक चीज तो ध्यान रखनी है कि ये जो युग्मनज बना है, जो कि एक कोशिकीय है, केवल एक ही कोशिका है अभी, तो एक कोशिकीय युग्मनज जो है, यहाँ से शुरुआत होगी किसकी? एक नए जीव बनने की, एक नया बेबी बनने की, एक बच्चा बनने की। ठीक है। इसका मतलब है कि एक जो शिशु होता है उसकी प्रथम कोशिका कौन होती है? एक बालक, जो कि बालक तो नहीं कह सकते, जो कि माता के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, उसकी जो नया बेबी बना है, उस बेबी की प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल कौन हो गई? युग्मनज हो गई। ठीक है। लेकिन युग्मनज में हमें क्या करवाना है? विभाजन करवाना है। क्या करवाना है हमें? विभाजन करवाना है। जब इसके अंदर विभाजन होगा तब नई कोशिकाएं बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर विभाजन कौन सा होना चाहिए? विभाजन कौन सा होना चाहिए? समसूत्री विभाजन होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, और फिर भी अगर किसी बच्चे को परेशानी है कि समझ में नहीं आता है कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो अपने इसी चैनल के ऊपर मैंने जो सामान्य विज्ञान की जब कक्षाएँ ली थी, उसके अंदर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के वीडियो डाले थे। ठीक है ना। तो उसमें बहुत डिटेल से आपको समझाया गया है, ऐसे शॉर्टकट में नहीं समझाया मैंने उसको। जो भी उसकी जो अवस्थाएं आती है, प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लास को देख सकते हैं। बट अभी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा, ना कि अर्धसूत्री विभाजन। क्यों भाई समसूत्री विभाजन? क्यों? क्योंकि हमें जो आगे नई कोशिकाएं बनानी है वो बिल्कुल पुराने कोशिकाओं की तरह बनानी है। हमने बहुत मुश्किल से, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 की है, तो क्या वापस आधी कर देंगे क्या? नहीं, हमें वही कोशिकाएं चाहिए जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? 46 हो। क्या हो? 46 हो। तो अब हमें यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं बनानी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होनी चाहिए, यानी कि अब हमें करना पड़ेगा समसूत्री विभाजन। एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? समसूत्री विभाजन। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं थोड़ा इसको टोटिपोटेंट सेल को यहाँ से मिटाकर थोड़ा सा नीचे लिखूंगी, या थोड़ा इसको भी साइड में लिख लेती हूँ। अब ठीक है, जगह नहीं बचेगी ना फिर मेरे पास। चलो अब देखो यहाँ पर एक विभाजन होता है जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर जो विभाजन होगा वो होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है। समसूत्री विभाजन में होता क्या है, इस सेल से हमें बनानी है इसकी दुगुनी। एक बार समसूत्री विभाजन होगा, ध्यान रखना। देखो एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो इससे जो नई कोशिकाएं बनेगी 2 बनेगी। ठीक है। अच्छा, इसके चारों ओर पहले तो अपन जोना पेलुसिडा बना देते हैं, मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ जोना पेलुसिडा को, इसलिए यहाँ पर मैंने बना दी है ये जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा बना दी मैंने, जो कि आड़ी टेढ़ी पता नहीं कैसे बन रही है, फिर भी बना रही हूँ। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा बना दी। तो
तो इसके चारों ओर कवरिंग तो अभी जोना पेलुसिडा की ही है, बट यहाँ पर क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है तो ये कुछ समसूत्री विभाजन स्पेशल प्रकार का होता है। स्पेशल प्रकार का कैसे, जैसे कि अगर आपने नॉर्मल समसूत्री विभाजन जैसे देखा हो तो एक कोशिका से मान लीजिए ये 2 कोशिका बनी, ये 2 कोशिका, तो जैसे इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो इसमें भी 46 होगी, इसमें भी 46 होगी, आकार भी इनके बराबर होगा, ठीक है, आकार भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो कैसा होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना, उस समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनेगी, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका बनी और ये बन गई दूसरी कोशिका, ये बन गई दूसरी कोशिका, ठीक है, एक कोशिका ये बनी, एक कोशिका ये बन गई, केंद्रक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, केंद्रक तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। अब मैंने आपको कहा कि ये कुछ स्पेशल प्रकार का समसूत्री विभाजन है जिसमें होता क्या है, जैसे इस कोशिका से 2 कोशिका बन गई, ये तो बाहर तो जोना पेलुसिडा है, इस कोशिका से जो ये दोनों कोशिकाएं बनी हैं, इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो अलग अलग होगी, इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे और इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणसूत्रों की संख्या तो भाई समसूत्री है तो समान गुणसूत्र होंगे, ठीक है। बट होता क्या है कि इसका जो कोशिका का आकार है ये आकार की आधी हो जाती है, पहले वाली जो कोशिका है उन दोनों के आकार की आधी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये इतनी बड़ी कोशिका है, ठीक है, विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं बनी, गुणसूत्रों की संख्या इसमें 46 थी तो इनमें भी 46 है, बट इनका जो आकार है, जो नई कोशिका का जो आकार है वो पुरानी कोशिका जिससे ये बनी है उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आकार कैसा हो जाता है, आधा, ये छोटी बनेगी। अब ये जो कोशिकाएं है ना, ये दोनों कोशिकाएं इससे कैसी होगी, छोटी होगी। तो इस प्रकार के जो समसूत्री विभाजन होता है, इस प्रकार का जो विभाजन होता है जिसमें कोशिका का आकार छोटा हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं, विदलन। तो ये कौन सा विभाजन है, इसे हम क्या कहेंगे, विदलन कहेंगे। है तो क्या है, ये समसूत्री विभाजन ही है, बट इसे कहा जाता है विदलन। इंग्लिश में बोले तो क्लीवेज। क्या कहा जाएगा, क्लीवेज। स्पेलिंग मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, बिकॉज इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। क्लीवेज या विदलन क्या है, एक प्रकार का विभाजन है। कौन सा विभाजन है, समसूत्री विभाजन है, जिसमें होता क्या है कि कोशिका का आकार छोटा हो जाता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विभाजन हुआ और इससे ये कोशिका बन गई, ठीक है। अब देखो, अब और इसमें विभाजन करना है, इसमें और विभाजन करना है। मैं किधर लिखूं, चलो कोई नहीं, यहीं पे ठीक है, 1 मिनट पे मिटा देती हूँ इसको। इसमें क्या करना है, हमें विभाजन करना है, ठीक है, इधर कर लेती हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये कोशिका है और विभाजन किया तो अब और नई कोशिकाएं बनेगी, ठीक है, नई कोशिकाएं बनेगी और इसके चारों ओर फिर से जोना पेलुसिडा तो होगी ही होगी, कहीं नहीं जाएगी वो तो, अभी अभी यहीं की यही ऐसे चिपकी हुई है, कहीं नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगी इसका, तो जोना पेलुसिडा तो होगी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कोशिकाएं थी तो अब यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 4 कोशिकाएं बन जाएगी। लो, वो भी आकार में छोटी छोटी 4 कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या क्या हो गई, 2 से क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। या इसी को हिंदी, अच्छा ये तो इंग्लिश नाम है, इसी को हिंदी में कहा जाता है कोरक खंड। ब्लास्टोमियर्स इंग्लिश में कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहा जाएगा, कोरक खंड। एंड जोना पेलुसिडा है, कोशिकाएं कितनी हो गई, 4 हो गई। बट अब देखो, कोशिकाओं की जैसी संख्या बढ़ती है ना, तो यहाँ पर अब इसको हम क्या कहेंगे, एक नया नाम देंगे, इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो या भ्रूण,
क्या कह देंगे इसको, एम्ब्रियो या भ्रूण। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है आज, एम्ब्रियो या भ्रूण कह देंगे इसको। समझ में आई बात। अब देखो होता क्या है, अब फिर से ये और विभाजन होगा, इनके अंदर और विभाजन होगा और विभाजन से और नई कोशिकाएं बनेगी। तो अब यहाँ पर जो नई कोशिकाएं बनेगी ना, देखो अब यहाँ पर जब कोशिकाएं नई बनेगी तो कोशिकाओं की संख्या आपको क्या करनी है, 8 से 16। जब 8 से 16 कोशिकीय अवस्था आ जाती है, जब 8 से 16 कोशिकीय अवस्था आ जाती है, एक सेकंड, हाँ देखो जब 8 से 16, फिर से प्रॉब्लम हो रही, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था जब आ जाती है, ठीक है, इसमें 8 से 16 कोशिका अवस्था, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल मिला के 16 तक, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, 8 से 16, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि 16 की 16 हो या ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 हो, इनके बीच की अवस्था जब आ जाती है तो इसे हम, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मोरुला। क्या कहते हैं इसको, मोरुला। या हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे इसे क्या कहा जाएगा, तुत्तक। क्या कहा जाएगा, तुत्तक। तो इसे अब क्या कहेंगे, मोरुला या तुत्तक। ठीक है, अब देखना होता क्या है, अब इधर ध्यान से समझेंगे, इधर ध्यान से समझेंगे। क्या करूँ, यहाँ बनाऊँ या नीचे बनाऊँ, चलो पहले एक बार यहाँ पर भी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर होता क्या है, ये यूटेरस है, बार बार मैं बना चुकी हूँ मैं, अब तो मतलब याद हो ही जाना चाहिए आपको। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये इसकी फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो अच्छा अब मैं एंडोमेट्रियम, ओनली एंडोमेट्रियम बना रही हूँ। ये एंडोमेट्रियम हो गई, ये एंडोमेट्रियम हो गई, ये इसकी एंडोमेट्रियम हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हुआ था, मान लो कि ये एम्पुला है, ये एम्पुला है, युग्मनज बना था। जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या इसमें बढ़ती जाती है, ठीक है, अपन ने कोशिकाओं की संख्या देखो बढ़ी ना, यहाँ एक कोशिका थी, वहाँ 2 कोशिका, फिर 4, 4 से 16 अवस्था आ गई, 8 से 16 वाली अवस्था हो गई। तो जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर गति करता रहता है। जो कोशिकीय अवस्था है वो देखो मोरुला है ना, मोरुला बना दिया अपन ने, तो यहाँ से ये कहाँ गति करता रहता है, गर्भाशय की जो बीच वाली खुली जगह है, खाली जगह है, वहाँ पर ये गति करता हुआ आता है। और कौन से डे, 4th डे, निषेचन के चौथे दिन वो कहाँ आ जाता है, गर्भाशय की जो गुहा है उसके अंदर ये आ जाता है, बीच में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय की गुहा के अंदर ये आ जाता है। कौन आ जाता है, जो मोरुला बना था, वो मोरुला जो है चौथे दिन कहाँ पर आ जाएगा, गर्भाशय की गुहा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गर्भाशय की गुहा के अंदर आ जाता है। अब सुनो ध्यान से बात, आपने जब आर्तव चक्र पढ़ा था तो आर्तव चक्र की एक अवस्था आई थी। कौन सी अवस्था, लास्ट वाली अवस्था थी, स्त्रावी अवस्था। और स्त्रावी अवस्था के अंदर हुआ क्या था, जैसे कि ये मान लो कि स्त्रावी अवस्था है, स्त्रावी अवस्था। ठीक है, 14th डे, 14वें दिन, यहाँ पर अंडाणु जो है बाहर निकलना था, अंडाणु बाहर निकला था, 14वें दिन अंडाणु बाहर निकल गया था। और ये जो अवस्था चलती है ये भी 14 दिन की चलती है, 14 दिन तक ये अवस्था चलती है। ठीक है, तो जब ये अंडाणु निकला था तो आपको पता है क्यों निकला था, क्योंकि यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, यानी कि LH जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और LH बढ़ने से यहाँ पर ग्राफियन पुट्टिका जो होती है वो फट जाती है और अंडाणु जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक संरचना और बनती है, यानी कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है तो उसके बाद की जो संरचना होती है उसे अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम,
ठीक है। अच्छा, मैंने सारी संरचना बता दी। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भरपूर मात्रा में क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो है, अच्छा इधर क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि इस अवस्था में इसकी जो पहली वाली जो अवस्था है जिसे प्रचुरोद भवन कहते हैं, तो वहाँ पर क्या बनती जाती है? क्या बनती है? कौन सी भित्ति बनती है? एंडोमेट्रियम बनने लग जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन खूब आता है यहाँ से, तो एंडोमेट्रियम बनने लग जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम को क्या करता है? बनाए रखने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करता है। तो देखो यहाँ पर जब यहाँ पर ये अंडाणु रिलीज हुआ और मान लो कि यहाँ से आया शुक्राणु, दोनों की निषेचन की प्रक्रिया हो गई, तो निषेचन से जो युग्मनज बनेगा उस युग्मनज को कहाँ जाना पड़ेगा? इस एंडोमेट्रियम के पास, एंडोमेट्रियम की भित्ति के अंदर धंसना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए फिर उसके बाद में अच्छा ये भी देखा था कि इसको हम स्रावी अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है वो खूब सारा क्या निकालती है? ग्लाइकोजन। खूब सारा ग्लाइकोजन स्रावित करती है। क्या निकालती है ये? ग्लाइकोजन स्रावित करती है। और ग्लाइकोजन स्रावित करती है, इसी वजह से इस अवस्था को कहा जाता है स्रावी अवस्था। तो ये खूब सारा ग्लाइकोजन निकालती है यहाँ से, खूब सारा। क्यों निकालती है? क्योंकि यहाँ पर जो युग्मनज आएगा उसको पोषण देना है, तो पोषण के रूप में ग्लाइकोजन जाएगा। और ग्लाइकोजन कौन निकालती है? एंडोमेट्रियम निकालती है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जब ये यहाँ पर जैसे मान लो कि ये मोरूला है ना, ये मोरूला है, तो मोरूला चौथे दिन कहाँ आ गया? इस गुहा के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम खूब सारा क्या निकालेगी? ये एंडोमेट्रियम खूब सारा क्या निकालेगी? यहाँ से ग्लाइकोजन। खूब सारा क्या निकालेगी? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन जो होता है ना, वो ग्लाइकोजन इसकी एक गुहा में जाकर भर जाता है। मैं अभी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी कौन सी गुहा होती है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है कि इसकी गुहा के अंदर जाकर भर जाता है और उससे एक नई संरचना का निर्माण होता है। ग्लाइकोजन इसकी गुहा में जाकर भर जाएगा और उससे एक नई संरचना का निर्माण होगा। ठीक है, कब होगा? 5th डे, 5वें दिन। 5वें दिन एक नई संरचना बनेगी। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ से ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया? मिटा दूँ? अब देखो यहाँ पर एक नई कोशिकाओं का समूह बनेगा। कैसे? क्या परिवर्तन आएंगे इसमें? 4th डे तो वो उसकी गुहा में चला गया। ठीक है, और इधर से एंडोमेट्रियम खूब सारा क्या निकालती है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इसकी गुहा में भर जाता है। अब गुहा कैसे बनती है देखना। ये कोशिका है, ये झिल्ली है इसकी पूरी। ठीक है, और इसके बाद इसके बाहर जो है अभी तक भी कौन है? जोना पेलुसिडा है। तो ये ग्रीन ग्रीन इसीलिए मैं अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि वहीं पे मैंने लिख लिया था ना, जोना पेलुसिडा ये लिख लिया था मैंने। तो अब होता क्या है कि जो ये वाली कोशिकाएं होती है ना, ये वाली ये कोशिकाएं जो हैं यहाँ पर साइड में जमा हो जाती है ऐसे। यहाँ पर खूब ये जो कोशिकाएं होंगी वो ऐसे साइड में जमा हो जाएगी। इन कोशिकाओं का स्पेशल नाम होता है फिर बाद में, है ना, इनको स्पेशल नाम दिया गया है। तो ये कोशिकाएं ऐसे साइड में जमा हो जाती है और बीच में जो ये गुहा बनी है, कैविटी बनी है, इसके अंदर खूब सारा क्या भर जाता है? ग्लाइकोजन। तो ये मैं रेड कलर में बना रही हूँ जैसे ग्लाइकोजन, खूब सारा ग्लाइकोजन भर जाता है। ये ग्लाइकोजन भर गया। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं होती है ना, ये वाली कोशिकाएं कुछ इकट्ठी हो जाती है, जैसे यहाँ पर भी इकट्ठी हो जाएगी, एक तरफ कुछ इकट्ठी हो जाती है, ऐसे उभारनुमा संरचना बना देती है यहाँ पे, ये ऐसे। तो ये ना कुछ इकट्ठी हो जाती है एक तरफ, ऐसे इकट्ठी हो जाती है। समझ में आ रही बात? क्या हुआ? जो कोशिकाएं थी, ये कोशिकाएं थी, एक तो ये साइड में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इसके बीच में गुहा बन जाती है जिसमें खूब सारा ग्लाइकोजन भरा है, और कुछ जो है एक साइड में एक उभारनुमा संरचना बनाते हुए इस तरह से और इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, अब देखो इनके नाम क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जोना पेलुसिडा है ही,
जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा है ही, ठीक है। इस पूरी संरचना को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। इसी को कोरक पुट्टी भी कहा जाता है, कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी। इसी को ब्लास्टुला भी कहा जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है एंड ब्लास्टुला, फिर वो कहते हैं कि ब्लास्टुला कौन सी संरचना है, तो यही है ब्लास्टुला, ठीक है ना, यही है ब्लास्टुला, ठीक है। एक मिनट मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है। ये जो साइड साइड में है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, ब्लास्ट या पोषकोरक, पोषकोरक, ठीक है। ये जो गुहा है बीच में बनी है इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। ये थोड़ा हाँ नहीं आएगा पास में, ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये वाली जो कोशिकाएं हैं जो कि इकट्ठी हुई है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें हम कहते हैं इनर मास सेल, इनर मास सेल, या इसी को और क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर कोशिका समूह, अंतर कोशिका समूह, ठीक है। एक मिनट मुझे चेक करने दो ये वाला, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हिंदी में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये क्या नाम होगा, तो अंतर कोशिका समूह, ठीक है, इनर मास सेल या अंतर कोशिका समूह। इन्हीं को और नाम क्या दे सकते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। तो मुझे जगह भी नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख लेती हूँ, एम्ब्रियोब्लास्ट। इतने सारे नाम है इसके, एम्ब्रियोब्लास्ट, इनर मास सेल, अंतर कोशिका समूह या एम्ब्रियोब्लास्ट। किसे कहते हैं, यहाँ पर जो ये इकट्ठी हुई कोशिकाएं हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, ICM, इनर मास सेल, अंतर कोशिका समूह या एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी पड़ी, अभी वापस एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार वापस रिवाइज करेंगे इसको। देखो सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया हुई जिसमें शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक मिले, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु मिले, 23 गुणसूत्र इसके, 23 गुणसूत्र अंडाणु के, दोनों मिले, निषेचन की प्रक्रिया हुई जिससे युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज जो है उसके चारों ओर जोना पेल्यूसिडा होती है और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। ये एक पूर्ण शक्ति या टोटिपोटेंट सेल होती है क्योंकि इसी कोशिका में देखो लगातार विभाजन होता जा रहा है और एक नए शिशु का निर्माण होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन को हमने स्पेशल नाम क्या दिया है, विदलन या क्लीवेज। तो विदलन या क्लीवेज जो है इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या तो वही रहती है, विभाजन से जो कोशिकाएं बनेगी गुणसूत्रों की संख्या तो वही रहेगी, बट इनमें जो कोशिका का आकार होगा वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कोशिका का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिका का आकार छोटा हो गया लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रही। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इससे जो है 4 कोशिकाओं का समूह बनेगा। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहते हैं, ठीक है। और अब जो ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई है तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, एम्ब्रियो या भ्रूण। आज वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, एम्ब्रियो या भ्रूण कहा जाएगा। अब उसके बाद में जब 8 से 16 कोशिकीय अवस्था आती है तो इसे क्या कहा जाता है, मोरूला या तूतक। लेकिन अभी भी जोना पेल्यूसिडा देख लो, किसी का पीछा नहीं छोड़ रही है जोना पेल्यूसिडा, फिर भी इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है। अब देखो मोरूला या तूतक जो होता है वो चौथे दिन जो है वो कहाँ पर आ जाता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की गुहा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब चौथे दिन तो वो वहाँ पर आ गया। अब 5th डे जो है वो क्या होता है, ये कब होती है ये क्रिया, 5वें दिन, 5th डे, 5वें दिन ये क्रिया होती है। तो इसमें होता क्या है कि साइड साइड में कोशिकाएं जम जाती है, बीच में गुहा
खाली गुहा बन जाती है और इस गुहा में कौन आ जाता है, खूब सारा ग्लाइकोजन भर जाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ से आता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो ग्लाइकोजन को स्रावित करती है, तो ग्लाइकोजन भर जाता है, ठीक है। और कुछ कोशिकाओं का समूह इधर इकट्ठा हो जाता है, तो साइड वाली कोशिकाओं को तो हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट या पोषकोरक, ठीक है। और अच्छा, अब इनके अंदर जो गुहा बनी है इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे, ठीक है। और ये जो कोशिकाओं का समूह है, जो यहाँ पर कोशिकाओं का समूह जो बनता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि मैंने यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट लिख लिया, तभी मैं सोच रही हूँ गलती क्या हो गई मेरे से, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, सॉरी, ट्रोफोब्लास्ट मैंने एम्ब्रियोब्लास्ट यहाँ पे लिख दिया था, सॉरी गलती हो गई। तो इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट को ही पोषकोरक कहा जाता है। ये साइड वाली कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट पोषकोरक कहलाएगी, और यहाँ जो खाली जगह है इसको ब्लास्टोसील कहेंगे। ये जो कोशिकाओं का समूह है इन्हें इनर मास सेल अंतर कोशिका समूह या एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है ना। दो एम्ब्रियोब्लास्ट कैसे हो सकते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट तो ये वाली कोशिकाएं होंगी जिससे एक नया शिशु बनेगा, और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो किसका निर्माण करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ध्यान रखना, हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्लेसेंटा का निर्माण करता है, और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उससे नया शिशु बनता है, ठीक है। और ये जो पूरी संरचना है इसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी भी इसी को कहते हैं, या फिर ब्लास्टुला भी इसी को कहते हैं। जोनोपेल्यूसिडा तो है ही चारों ओर, और ये कब होगा, 5th डे, 5वें दिन, ठीक है। अब इसके आगे की क्रिया मैं आगे बताती हूँ, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं भी पानी पी लेती हूँ। हो गया। अब मैं इनको मिटा रही हूं यहां से। इनर मास सेल या एम्ब्रियोब्लास्ट, या अंतर कोशिका समूह, ठीक है। चलो इसको रहने दो क्योंकि ये काम आएगा अपने। क्या काम आएगा अभी बताती हूँ मैं आपको। ये फिर से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर ये इसकी फिम्बरी वगैरह, ये अंडाशय। अभी अंडाशय का तो खैर कोई काम है नहीं। अब देखो यहाँ पर काम किस किस चीज़ का है, सबसे बाहर की ओर कौन हो जाएगी, पेरीमेट्रियम, ठीक है। बीच में कौन हो जाएगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, ये मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर यहाँ पर कौन हो जाएगी, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब समझना ध्यान से, आपको पता है ये ब्लास्टुला जो है, ये तो मोरुला 4th डे ही यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर, और इसका जो निर्माण हुआ था वो कौन से 5वें दिन हो गया था। तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि उसी कलर में बता देती हूँ मैं आपको, ये ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर वो जो इनर सेल मास है, कोशिकाएं हैं, ये इकट्ठी है, और इसके चारों ओर जो है ये तो इनकी कवरिंग है, और इसके चारों ओर जो है वो क्या है, जोना पेल्यूसिडा है, ये जोना पेल्यूसिडा है, ठीक है। अब होता क्या है,
देखो 5th डे यहाँ पर ये आ गया। अब आपको पता है कि 7वें दिन, मैंने पहले भी बताया था कि 7वें दिन जो है हमें इस संरचना को क्या करना है, इसके अंदर रोपित करना है। किसमें? एंडोमेट्रियम के अंदर रोपित करना है, यहाँ से इसको इसमें डालना है, ठीक है। और ये जो गुहा है, आपको पता है इस गुहा के अंदर जो है क्या भरा हुआ है? ग्लाइकोजन, खूब सारा ग्लाइकोजन जो इसको पोषण देगा। और ग्लाइकोजन दिया किसने था? इसी एंडोमेट्रियम ने, है ना। ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, और ये पेरीमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम है। तो अब होता क्या है देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। अब हमें क्या करना है कि इसको इसमें रोपित करना है। कौन से दिन? कौन से दिन रोपित करना है? 7th डे, 7वें दिन इसको गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है इसमें रोपित करना है। यही तो आज का हमारा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? अंतरोपण। अंतरोपण का मतलब जो अब यहाँ पर जो ब्लास्टुला आया है इसको रोपित करना है एंडोमेट्रियम के अंदर। तो एंडोमेट्रियम में रोपित करने से पहले हमें इसकी जोना पेलुसिडा को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोना पेलुसिडा को हटाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला क्या करता है, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज करता है, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज करता है। तो इस केमिकल की वजह से जो ये जोना पेलुसिडा जो होती है वो क्या हो जाती है? हट जाती है, नष्ट हो जाती है। जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है? यहाँ पर आकर नष्ट हो जाती है। और अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे यहाँ से और कुछ केमिकल रिलीज करेगा, और ये केमिकल क्या करेगी? इसको इसके अंदर अंतरोपित करवाने में सहायता करेगी। जैसे कि ये सबसे पहले तो इसको नष्ट करेगा, यहाँ से छेद बनाएगा, ये खुद इसके अंदर छेद बनाएगा, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर आ जाएगा। ये लो, ये आ गया इसके अंदर। और यहाँ पर ये वाली जो सेल है ना, ये कौन सी सेल है? ये वाली जो सेल है, एक मिनट में पूरा बना लूँ। इन सेल को अपन ने नाम क्या था, क्या दिया था? ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक। तो ये वाली जो सेल है वो यहाँ पर रहेगी। और अब हमें जो ये जो सेल है कौन सी? एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। एक मिनट बच्चों, ज़्यादा शोर हो रहा है थोड़ा सा। चलो हो गया शोर ख़त्म। एक्चुअल में क्या है कि पास में सफाई चल रही थी रूम में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा था। हाँ, अब मैं क्या बता रही थी आपको कि ये जो ब्लास्टुला है ये क्या होता है कि इस एंडोमेट्रियम को तोड़कर इसके अंदर घुसता है, ठीक है ना। तो ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस गया, और एंडोमेट्रियम के अंदर अब इसकी पोजीशन कैसे रखनी है वो भी ध्यान रखना है। देखो ये वाली जो सेल है इसको हमने क्या कहा है? ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक। ये तो साइड में रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एम्ब्रियोब्लास्ट है या इनर मास सेल जो भी है, इसको हमें क्या करना है? किसकी तरफ रखना है? इस एंडोमेट्रियम की तरफ रखना है, यानी कि इधर रखना है, हमें इधर रखना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? ग्लाइकोजन तो है ही। तो अब ये धीरे धीरे वापस क्या कर देती है? इसको कवर कर देती है। ये एंडोमेट्रियम इसको कवर कर देती है। क्या कर देती है? कवर कर देती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतरोपण। क्या कहते हैं? अंतरोपण। इम्प्लांटेशन कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? अंतरोपण। ये यहाँ से किसमें चला गया? एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया। आई बात समझ में? तो इसको अब हम क्या कहेंगे? अब ये जो अंतरोपण हुआ है इस चीज को हम क्या कहेंगे? अंतरोपित। अंतरोपित। और कौन है ये? कोरक पुट्टी है, तो इसको क्या कहेंगे? अंतरोपित कोरक पुट्टी। इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये इसके अंदर अंतरोपण हो गया, अंतरोपित हो गया, ठीक है। और यही क्रिया हम पढ़ रहे थे। अब होता क्या है देखो, 7वें दिन तो ये इसमें क्या हुआ? इसका अंतरोपण हुआ। अच्छा दिन ध्यान रखना, क्या हुआ? जैसे कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये धीरे धीरे एम्ब्रियो इधर गति कर रहा था। चौथे दिन कहाँ आ गया? ये इस गुहा के अंदर, इस कैविटी के अंदर। 5वें दिन इससे क्या बना? जो मोरुला था उससे क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। 5वें दिन किसका निर्माण हुआ? ब्लास्टोसिस्ट का। 7वें दिन जो ब्लास्टोसिस्ट थी वो किस में अंतरोपित होगी? इस एंडोमेट्रियम के अंदर। 7वें दिन क्या हो गया? एंडोमेट्रियम के अंदर ये अंतरोपित हो गई। अब क्या होगा? अब 8वें दिन की बारी। 8वें दिन क्या होगा? 8th डे इससे, किससे? जो ब्लास्टोसिस्ट है इससे एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन? वेरी इंपॉर्टेंट।
HCG हार्मोन किससे निकला? ब्लास्टोसिस्ट से। ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी कोशिका से, ये भी ध्यान रखना है, ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी कोशिका से HCG निकलेगा? तो ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट है, पोषकोरक जो है, ये किसका निर्माण करेगी? HCG का। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन पूरा नाम है इसका, क्योंकि बार बार मुझे पता है, मैंने बता भी दिया ना, तो भी बच्चे कमेंट करेंगे कि बताओ इसका पूरा नाम क्या है, तो बता दिया है मैंने, 2 बार बता दिया। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन ये रिलीज करती है, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज करती है कौन? ट्रोफोब्लास्ट। अब बहुत सारी बुक्स में आपने ये भी पढ़ रखा है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG जो हार्मोन है वो बनाता कौन है? प्लेसेंटा। बट मैंने अभी अभी जैसा कि बताया था, प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है? ट्रोफोब्लास्ट से होता है। और एम्ब्रियोब्लास्ट क्या काम करता है? वो बेबी का निर्माण यानी पूरे शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। तो HCG का यहाँ पर काम क्या है? HCG यहाँ पर क्या काम करेगा? HCG जो है यहाँ पर, अच्छा HCG का और क्या मेन रोल है यहाँ पर कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जब कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, 8वें दिन के बाद में हम कह सकते हैं कि उसका 8वें दिन, क्योंकि ये रिलीज होने लग जाता है, तो उसके बाद में जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो वो इसी हार्मोन के थ्रू किया जाता है, इसी हार्मोन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन खूब सारा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरोन निर्माण को प्रेरित करता है। देखो एंडोमेट्रियम बनी थी, याद करो, एंडोमेट्रियम जो है वो बन गई थी। एंडोमेट्रियम बनने के बाद में जो एंडोमेट्रियम को बनाए कौन रख रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम। एंडोमेट्रियम को कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनाए रख रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम, अच्छा यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है, याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? खूब सारा प्रोजेस्टेरोन निकालता है। खूब सारा जो प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है वो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे डायग्राम तो नहीं बना सकती, बट मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ा रखी है, तो आपको पता है कि जब LH का लेवल गिर जाता है, LH जो है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब तो वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, बट LH का लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होती जाती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे नष्ट होती जाएगी, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, और अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम टूटने लग जाएगी। बट हमें एंडोमेट्रियम को तोड़ने नहीं देना है, एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देना है, तो एंडोमेट्रियम को बनाए कौन रखेगा? प्रोजेस्टेरोन। एंड प्रोजेस्टेरोन किससे रिलीज हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो अब ध्यान रखना कि HCG काम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। एंड कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों बनाए रखना है? क्योंकि वो बहुत सारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है। अच्छा अभी मैंने बताया ना कि ये मैंने पहले ये चीज़ बोली थी कि HCG जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये नहीं बनाता है, प्रोजेस्टेरोन तो कौन बनाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि ये क्या करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट नहीं होने देता है, ठीक है। 2 से 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम को ये नष्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देना है? क्योंकि ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाती है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती है, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेंगे? एंडोमेट्रियम को बनाए रखेंगे। क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम टूटी, अगर ये एंडोमेट्रियम टूटी और ब्लड के थ्रू बाहर निकली तो फिर ये जो संरचना है वो भी तो शरीर से बाहर निकल जाएगी, तो फिर इसे सगर्भता कैसे कहेंगे? इसे हम प्रेगनेंसी कैसे कहेंगे? ठीक है ना। तो याद क्या रखना है कि जो HCG है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन करता है, और उसका निर्माण बाद में कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता है तब तक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। एंड कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट होने से कौन बचाएगा? HCG बचाएगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कि जब प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, है ना,
तो उस टाइम पे जो ऐसे बहुत सारे किट आते हैं ना वो चेक करवाने वाले, तो यही हार्मोन की उपस्थिति दर्शाती है कि अब जो है फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एससीजी कब रिलीज होगा? 8वें दिन। और 8वें दिन का मतलब क्या है कि जब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर अंतररोपित हो गया है, धस चुका है, अब आगे का निर्माण यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है? सगर्भता को दर्शा रहा है, प्रेगनेंसी को दर्शा रहा है। ठीक है ना? तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी कोई समस्या, दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है? एंड और जो भी इसके आगे की चीज़ें होगी मैं अगली क्लास में बता दूंगी, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो आगे की जो भी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक या इसी के बारे में और भी बहुत सारी बातें करनी है। अभी ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर ये क्लासेस ज़्यादा अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, समझ में, ज़्यादा तो क्या है, मतलब पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। मुझे अच्छा लगता है उन कमेंट को पढ़कर, है ना। अच्छे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचाएँ। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार जैसा कि बोलती हूँ कि ये फालतू के कमेंट ना करें कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये फालतू के कमेंट नहीं करने हैं। मैं साथ के साथ जैसे क्वेश्चन डाल रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप उसका आंसर करो ना। और कोई समस्या हो तो उसको भी पूछो, एंड आप ये ना सोचे कि उन कमेंट को मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं बाद में उन सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है तो मैं खुद पढ़ती हूँ, और उसके बाद में उसका आंसर भी आपको फटाफट कर दिया जाता है अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो बच्चों को तो। बट ऐसे फालतू के कमेंट ना करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, कुछ बहुत सारे बच्चों के वापस कमेंट आते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर हमें नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो नोट्स, अपना जो चैनल है, अपने जो कोचिंग का जो नाम है अडानिया एजुकेशन, उसी के नाम से टेलीग्राम पर चैनल बन रखा है, और वहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लासें पसंद आई होगी। आज की क्लास से यही तक, थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि लास्ट का स्टेज हमने क्या पढ़ा कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम में धस जाता है, और 7वें दिन अंतरोपित हो जाता है, और 8वें दिन एससीजी का निर्माण होने लग जाता है। एससीजी हार्मोन है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एंड ये क्या काम करेगा? ल्यूटियल फेज़ के अंदर, ल्यूटियल फेज़ किसे कहते हैं? जब कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, बट हमें नष्ट नहीं करवानी है, क्योंकि उससे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनता है, और वो दोनों जो है वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखते हैं। तो उसको बनाए रखने का काम कौन करेगा? एससीजी करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो बोला ही नहीं, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाऊंगी। आज क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।